कैसे हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए हम लोग साइंस के केमिस्ट्री में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, या आप 10th क्लास में हैं, उससे नीचे हैं, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपका हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के साथ उसका डिटेल देते हुए, वर्णन करते हुए समझाने की प्रयास करेंगे ताकि आप हमेशा उसको याद रख सकें, रटे नहीं। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। देखिए, कोयला मतलब क्या? कार्बन। ठीक है, कार्बन को बोल रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। हम सभी जानते हैं जब कोयला प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले उसको वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है और उससे जो प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम फिर ईंधन के रूप में करते हैं, जलावन के रूप में करते हैं। तो क्या हुआ? कार्बन ब्लैक है, कोक है, ग्रेफाइट है या हीरा है? ये क्या है आपका? कोक। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? कोक हो जाएगा। ओके, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है? अपर रूप है। दो मूल अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट। जानते हैं ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा के रूप में जाना जाता है, जो कि एक अधातु है, लेकिन ये पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कार्बन ब्लैक का एक रूप है। देखिए, कार्बन ब्लैक जो है, आप कार्बन के जब काफी महीन बुरादे को करेंगे तो वो कार्बन ब्लैक, जिससे जैसे टायर का निर्माण किया जाता है, गाड़ियों के टायर का निर्माण किससे किया जाता है? कार्बन ब्लैक से किया जाता है। तो इसका एक रूप कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के जलने के बाद गैसीय रूप है। फिर कोयला, काजल, हीरा। तो कोयला स्वयं कार्बन है ये, और कोयले कार्बन का अपर रूप हीरा है। काजल जो है क्या है? कार्बन ब्लैक का एक क्या है? रूप है। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसके ऊपर यदि धातु के प्लेट ले जाइए तो निश्चित रूप से वहां क्या है? उसमें कार्बन ब्लैक जमा हो जाएगा, जो काजल के रूप में प्रयोग किया जाता है घरों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। हम सब जानते हैं कि एकमात्र ग्रह जो पृथ्वी है वो क्या है? जीवन जीने योग्य है, अन्यथा सभी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, काहे कि अनुकूल वातावरण वहां उपस्थित नहीं है। जैसे शुक्र ग्रह पर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है, जानते हैं 95% प्लस यह क्या है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसीलिए यहां बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से। और यहाँ का जो तापमान है, सूर्य का दिन में जब प्रकाश रहता है तो वहां का तापमान अति उच्च रहता है और रात में अचानक क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अधिक, कम, समान, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है, 95% से भी अधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कार्बन को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलाने से बनता है। देखिए, कार्बन में जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तब CO2 का निर्माण होता है, लेकिन कार्बन में क्या रहे? O2 कम मात्रा में मिले तब जो है क्या होती है? यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, CO। यही आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मिलेगी कार्बन को जलाने में। और एक बात याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। जब कभी हम खाना बनाते हैं और यदि भींगे लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है और तब वहां पर क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और यदि ये हमारे संपर्क में आता है तो इसके वजह से सर चक्कर खाने लगता है, जी मिचलाने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है? व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और यदि उस समय उसको इससे दूर नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है
क्या कार्बन भूपर्पट्टी में उपस्थित है। देखिए कार्बन जो है आपके वायुमंडल में भी उपस्थित है, ठीक, और यहाँ भूपर्पट्टी में भी है, भूपर्पट्टी में भी है, ठीक है, भूपर्पट्टी। तो वायु में है 0.03% और भूपर्पट्टी में है 0.02%। ओके, तो ये पूछ रहा है हमको भूपर्पट्टी में, तो है 0.12, 0.21, 0.01, 0.02। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 0.02। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हीरा होता है। देखिए हमने अभी बताया आपको कि कार्बन का अपर रूप मुख्य रूप से कितना है? 2 है। अपर रूप कितना है? 2। एक आ जाता है हीरा और दूसरा आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही रूप है। उच्च ताप और दाब पर काफी अधिक वर्षों के बाद कार्बन जो है किस में बदल जाता है? हीरा या तो ग्रेफाइट। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है, अधातु होते हुए भी। ऐसे अधातु क्षणभंगुर होता है, मुलायम होता है, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है, अधातु एक। और ग्रेफाइट जो है ये भी आपका एक अपवाद आता है, यह कार्बन और धातु है लेकिन इसका कुछ धातु जैसा गुण रहता है। जैसे ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। उष्मा और विद्युत का ये क्या होता है? चालक होता है ग्रेफाइट। हीरा अचालक होता है, सभी धातु अचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का क्या है? चालक है। ये भी कार्बन का क्या है? अपर रूप है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? हीरा होता है कठोर मुलायम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो हीरा क्या होगा? कठोर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अभी तुरंत हमने बताया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, तो 0.4 नहीं होगा, 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर बनाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिलकर विलीन होकर क्या बनाती है? कार्बन या कार्बोनिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बनाएगी क्या? आपका कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिलकर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं धोबन सोडा या धोबिया सोडा, खाने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, नौसादर। तो सोडियम कार्बोनेट है, ये आप जानते हैं सोडियम लवण के द्वारा क्या बनाया जाता है? साबुन, अपमार्जक, अपमार्जक को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम लवण से बनता है और इसका सूत्र आपका होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें जल की कुछ मात्रा होती है, ठीक है, इंटू 3H2O। ठीक है, ये हुआ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धोबन सोडा बोलते हैं। मुख्य रूप से इसको धोने, कपड़ा धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको धोबन सोडा बोला जाता है। ओके, खाने वाला सोडा भी सोडियम लवण है, जो कि आपका होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। H का मतलब यह क्या होता है? बाई होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, अभी तुरंत बताया कि धोने सोडा, खाने वाला सोडा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम रासायनिक नाम ये भी दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और H को ही यह क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। जो आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के दाल में, पाव रोटी में, बेकरी उत्पाद में तो निश्चित रूप से सोडा का प्रयोग होता है ताकि खस्तापन आए भोज पदार्थ में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, देखिए इसी खाने वाले सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है,
तो हो जाएगा HKHCO3 NaHCO3 MgHCO3 का होल ट्वाइस COH का होल ट्वाइस, तो NaHCO3 हो जाएगा बैंकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, जो कि अभी हमने बताया। इसे को हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं, और बाजारू नाम इसका क्या है, बैंकिंग सोडा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडे कवच अधिकांश भाग बने होते हैं, देखिए ये जो है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, उसका भी निर्माण कैल्शियम से होता है। यहां तक कि हर जीव का जो कवच होता है, मजबूत पार्ट होता है हर जीव का, वो किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और अंडा का भी जो कवच है, सफेद भाग जो है, वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आवरण से ढका रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेड पेंसिल बनी होती है, यानी लेड पेंसिल किसकी बनी होती है, कोक से, ग्रेफाइट से, हीरा से, इनमें से कोई नहीं। हम जो पेंसिल लिखते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और लेड पेंसिल में भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मोम द्रव CO2 या ठोस बर्फ। देखिए शुष्क बर्फ को हम लोग क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। जब ठंडे में गैस सिलेंडर में आप LPG गैस का प्रयोग कर रहे हैं और तेजी से यदि बड़े चूल्हा पर उसका प्रयोग हो रहा है, तो देखिएगा सिलेंडर के चारों ओर उजला परत जमा हो जाता है, जो कि आप उसको क्या बोल सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की वो परत होती है, देखने में सफेद होता है, इसीलिए इसको क्या, शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धोबन सोडा है, अभी तुरंत हमने बताया, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, धोबन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बैंकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट ही इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ना कास्टिक सोडा होगा। तो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, अभी हमने बताया कार्बन का दो अपर रूप रहता है, हीरा और ग्रेफाइट। ऐसे कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक यौगिक जो पाया जाता है, कार्बन का ही पाया जाता है, और इसका अपर रूप है बंक मिस्टर फ्लोरीन C60। ये सब कार्बन का क्या है, अपर रूप है। फ्लोरीन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। लेकिन हमने बताया ग्रेफाइट जो होता है, यही आपका जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो हीरा नहीं होगा, चारकोल कोक ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ग्रेफाइट ही उष्मा और विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है, यानी जल का अस्थायी कठोरता मानिए वो बर्फ रूप में है, अस्थायी कठोरता है, उसको जब हम चाहे पिघला सकते हैं। तो किस प्रकार उसको हम पिघला सकते हैं, बर्फ को छान कर, क्या बात है, निथारना क्रिया द्वारा, जल को उबाल कर, या उपयुक्त सभी विधि द्वारा। तो यदि हम किसी भी जल के ठोस को, कठोरता को दूर करना चाहते हैं, तो उसको उबाल देते हैं, निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, कठोरता दूर हो जाएगा। उसमें जो भी औषधि है ये सब साइड हो जाएगा। जैसे कठोर जल हो गया, उसमें यदि नमक की मात्रा है वो भी साइड हो जाएगा। जल उबालकर हम जल की कठोरता को क्या कर सकते हैं, दूर अस्थायी और अस्थायी कठोरता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर बनाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक चीज याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या धातु, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनेट CO3 बनाएगा। ओके, कार्बोनेट CO3 बनाएगा धातु के ऑक्साइड, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। क्योंकि ऑक्सीजन है, CO2 है, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। हीरा विद्युत का क्या है, हमने बताया ग्रेफाइट ही केवल विद्युत और उष्मा का क्या है, सुचालक है। हीरा जो है क्या है, विद्युत का चालक नहीं होगा, कुचालक दोनों नहीं, क्या हो जाएगा आपका, कुचालक हो जाएगा। हीरा जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठंडे पेयजल में प्रयुक्त होता है, ठंडे पेयजल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं। ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स बोलते हैं ना। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे हो गया आपका कोको कोला, स्प्राइट, पेप्सी, थम्स अप, जितना भी है लिम्का, ये सब ठंडे क्या है, पेयजल है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है तो आप जानते हैं उच्च दाब पर पेयजल में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मिलाकर उसको कस दिया जाता है। इसीलिए जब हिला के खोलिएगा स्प्राइट को तो उससे ढेर सारा झाग जैसा पदार्थ निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है और स्पीड से आवाज भी करता है। और अचानक स्पीड से खोलिएगा तब ये काम होगा। अब धीरे धीरे खोलिएगा, थोड़ा देर बाद खोलिएगा तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको नजर नहीं आएगी। तो ठंडे पेयजल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डालकर उसको दबाव पर कस दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्यूटेन का सूत्र है, देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये जो है आपका हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अर्थात हाइड्रोकार्बन की यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के क्या है, मिश्रण है, जिसमें आप मेन रूप से क्या एल्केन, एल्केन, एल्कीन और तीसरा क्या पड़ेगा, एल्काइन। ठीक है, ये एक आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये दो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एक। और इसके बाद फिर एरिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, प्रकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त देख रहे हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक अलग हो गया। तो एल्केन जो होता है इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यानी हम देख रहे हैं क्या, हर एक बार जो है ये दो हाइड्रोजन कम होते जा रहा है, हर में दो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कम, और तब ये एक अलग हाइड्रोकार्बन समूह हमको प्राप्त होता है। और एल्केन का सबसे पहला जो आपका है हाइड्रोकार्बन समूह क्या है, CH4, मेथेन सबसे पहला हाइड्रोकार्बन समूह है, मेथेन। ओके, तो ब्यूटेन का पूछ रहा है, और ब्यूटेन जो है आपका चौथा, पहला जानते हैं मेथ, दूसरा एच, तीसरा प्रोप और चौथा ब्यूट है। तो ब्यूटेन के सूत्र में आप जानते हैं C4 होगा, और एल्केन समूह है ब्यूटेन, N लगा है लास्ट में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा, 4 दूनी 8, 2 10, यानी HC4H10 क्या है, ब्यूटेन का सूत्र है CH4C3H8, C4H10 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस सिलेंडरों में भरा जाता है, देखिए दो प्रकार का गैस सिलेंडर होता है, आप जानते हैं, एक होता है CNG और एक होता है LPG। ठीक है, CNG और LPG। CNG का मुख्य अवयव मेथेन होता है, मेथेन होता है 75% लगभग इसमें क्या रहता है, मेथेन रहता है। और एलपीजी का मुख्य अवयव क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है, जो कि लगभग आपका 85% ब्यूटेन ही रहता है। ब्यूटेन का दो रूप होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, दोनों इसमें पाया जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन हो गया, ब्यूटेन। तो हम बोल सकते हैं एलपीजी सिलेंडर में कौन सा गैस भरा रहता है, तो ब्यूटेन भरा रहता है। तो गैस सिलेंडर में भरा रहता है द्रव ब्यूटेन, गैस ब्यूटेन, ठोस ब्यूटेन, इनमें से सभी। और देखिए ये ब्यूटेन जो है ना किस रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। आप एलपीजी सिलेंडर को हिला के देखिएगा, वो पानी जैसा क्या करेगा, हिलेगा। उच्च दाब पर उसको क्या किया जाता है, द्रव रूप में परिणत किया जाता है, इसीलिए तो उसका नाम है एलपीजी, लिक्विफाइड
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो द्रव अवस्था में बना रहता है तो द्रव ब्यूटेन, गैस ब्यूटेन, ठोस ब्यूटेन, इनमें से सभी क्या हो जाएगा आपका द्रव ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, तो गैस सिलेंडर में क्या भरा रहता है, द्रव ब्यूटेन। मुख्य अवयव हम बताए ब्यूटेन है, इसीलिए उसको बोला जाता है द्रव ब्यूटेन। और सीएनजी के सिलेंडर में मेथेन भरा रहता है। तो हमको गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से पूछे तो निश्चित रूप से ये एलपीजी के बारे में ही पूछेगा, ऑप्शन से भी पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है, एक तत्व है, एक धातु है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। देखिए पेट्रोलियम आपका, पेट्रोलियम को आप कच्चा तेल भी बोलते हैं, कच्चा तेल। ये काला प्लस रंगहीन क्या है, द्रव्य है, काला रंगहीन द्रव्य है, जो कि इसका स्वाद काफी क्या होता है, दुर्गंधित होता है। यानी इसका जो स्वाद क्या कहते हैं, गंध होता है, दुर्गंध देता है, मतलब ये एक थोड़ा नापसंद गंध देता है। पेट्रोलियम एक तत्व नहीं है, इसमें बहुत सारा हाइड्रोकार्बन मिला रहता है। अभी हमने देखा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्रत्येक घटक को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि से इसके घटक को अलग करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस प्राप्त होता है। उसके बाद आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पेट्रोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अलग अलग ताप जब दिया जाता है तो अलग अलग घटक प्रभावी आसवन में प्राप्त, सबसे पहला। उसके बाद दूसरा आपका हम क्या बोले, पेट्रोल, और इसके बाद आ जाता है किरोसिन, और इसके बाद आ जाता है आपका डीजल, और फिर इसके बाद जो पदार्थ बच जाता है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में, वो काला पदार्थ जो अवशेष बच जाता है, उससे ढेर सामग्री बनाया जाता है। जैसे पेंट बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक एक बहुलक है हाइड्रोकार्बन का। प्लास्टिक कृत्रिम रेशा बोल सकते हैं उसको, कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, और अलकतरा रोड पर जो पिच किया जाता है वो बनाया जाता है, सब पेट्रोलियम से बनाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिश्रण है पेट्रोलियम, यौगिक नहीं है। यौगिक मतलब हुआ उसका एक रूप है, लेकिन इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मिले हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, देखिए हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य ही सबसे क्या होगा, सरल हाइड्रोकार्बन होगा, प्रथम सदस्य। आप जानते हैं उपसर्ग मैथ में हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं एल्केन समूह में, और बनता क्या है, मेथेन बनता है। ठीक है, जिसका सूत्र आप जानते हैं क्या हो जाएगा, CH4 मेथेन का। क्या कि हम बनाते किस पर है, CnH2n+2 से। तो n बराबर 1 जब लेते हैं तब क्या प्राप्त होता है हमको, मेथेन, मेथ होता है। तो Cn बराबर 1 देंगे, और यहाँ 2 गुना 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, C 1 गुना करेंगे 2 को, 2 आएगा, +2 क्या हो जाएगा, 4 CH4। तो प्रथम सदस्य को ही हम बोलते हैं सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मेथेन सबसे क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, अगले, और मेथेन का उत्पादन आप जानते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो है, जैसे हो गया गोबर, क्या कहते हैं घास फूस, ये सब सरगल के क्या मेथेन गैस उत्पन्न करता है। ऐसे धान के पौधे के जड़ में भी मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंग लगना एक दहन है, हाँ जंग लगना एक दहन है, श्वसन क्रिया एक दहन है, पाचन एक दहन है, ये सब क्या है, दहन है। लेकिन ये सब जो है आपका ध्यान रखें, जंग लगना जो है दहन का बहुत सारा रूप है। तीव्र दहन होता है, मंद दहन होता है, स्वतः दहन होता है। कुछ पदार्थ स्वतः वायु के संपर्क, जल के संपर्क में आकर जल जाता है, जैसे हो गया आपका कौन सा, फास्फोरस,
सोडियम, ये सब स्वतः दहन में आ जाता है। और फिर मंद दहन जो होता है, जो काफी धीरे धीरे दहन का पता भी नहीं चलता है कि इसमें दहन क्रिया हो रही है, जैसे हम लोगों का क्या हो गया, श्वसन क्रिया हो गया, ये मंद दहन होगा। ये क्या होगा, मंद दहन होगा। पाचन होगा, मंद दहन होगा। ओके, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जंग लगना, ये भी क्या हो जाएगा, मंद दहन हो जाएगा। जंग लगना भी क्या हो जाएगा, मंद दहन हो जाएगा। ठीक है, मंद तीव्र स्वतः विस्फोट, तो ये होगा मंद दहन। तीव्र दहन जो तेजी से जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे हो गया आपका क्या, एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब तीव्र दहन में आता है। स्वतः दहन बताया जो फास्फोरस हो गया, सल्फर, हाँ ये सब अपने आप जल जाता है, ये स्वतः जल जाता है, इसलिए स्वतः दहन बोलते हैं, वायु के संपर्क में आने से ही। और विस्फोटक हो गया, जैसे पटाखा, बम, ये सब जो छोड़ा जाता है, ये सब क्या है, विस्फोटक दहन है। तो जंग लगना ये क्या होगा, मंद दहन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिन के समय पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऐसे आप जानते हैं। पौधा बस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, CO2 गैस, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसमें पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के क्रम में वो दिन में ही बनाता है मुख्य रूप से, कारण कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दिन में होती है। तो वो क्या करता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दिन में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और एक गैस लेता है O2 ऑक्सीजन, जो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पादन करता है, जो कि वो दिन रात लेता है। किस क्रिया में, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस। प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और पौधा भी क्या करता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन, और भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो दिन के समय क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है, मैंने बताया पेट्रोलियम का विभिन्न अवयव जो है किसके द्वारा अलग किया जाता है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और विभिन्न प्रकार का जो अवशेष बच जाता है उससे जो वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे हो गया कृत्रिम रेशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रंग हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, और श्रृंगार का सामान भी बनाया जाता है उससे। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है, आसवन, विच्छेदक आसवन, कम दाब पर आसवन, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार में बरौनी में है क्या, तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी, वहां प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, पेट्रोलियम से उसके अवयव को अलग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन गैसीय ईंधन नहीं है, देखिए गैसीय ईंधन, गैस रूप में कौन सा ईंधन नहीं प्रयोग किया जाता है, गैसोलीन, एसिटिलीन, मेथेन, कोल गैस। देखिए मेथेन सीएनजी का गैसीय रूप है। एसिटिलीन जो है ये एक ऐसी ज्वाला है जो आप वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में, ठीक है, लोहा का पिघलाने में। और फिर कोल गैस आप जानते हैं कोयला से उत्पन्न होता है। गैसोलीन जो है गैसीय ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऊष्मीय मान भी काफी अधिक होता है। ऐसे हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन भी है, लेकिन अभी विज्ञान इस पर प्रयोग कर रहा है। हाइड्रोजन को ईंधन रूप में बदलने के लिए प्रयास जारी है, कुछ देश ने प्रयोग करना चालू कर दिया है। निम्नलिखित में किस ईंधन का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन गैसोलीन है, को क्या लकड़ी है, कोयला है। तो इस सब में आप जानते हैं गैसोलीन का जो होगा उच्च ऊष्मीय मान होगा, अधिक ऊष्मा देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ईंधन का न्यूनतम ऊष्मीय मान है। अब बताइए सबसे कम ऊष्मीय मान हो जाएगा घटिया किस्म का, हो गया लकड़ी, उसमें हो जाएगा, और गोबर, कोयला, कोयला थोड़ा उच्च रहता है, गैसोलीन, उपला। देखिए ये गोबर, गाय के गोबर से बनाया जाता है उपला, ठीक है, गोबर से क्या बनाया जाता है, उपला। इसको हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, उपला। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ है, यानी जो जल सकता है। दो प्रकार के पदार्थ हो जाता है, एक दहनशील और एक अदहनशील, अर्थात दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दहनशील पदार्थ जो होती है वो जल सकती है, अदाह्य पदार्थ, अदहनशील पदार्थ नहीं जल सकती है, भले उसके सभी पोषक पदार्थ दहन का मिल जाए फिर भी।
हाँ, तो निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ है? अल्कोहल, पानी, कांच, बालू। आप जानते हैं बालू को जला नहीं सकते हैं, शीशा को जला नहीं सकते हैं, पानी को नहीं जला सकते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है शराब, वाइन में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अच्छे से आप देखिए, अल्कोहल हो गया और उसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर हो गया, ये सब क्या है? अल्कोहल से, उसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल मिलाया रहता है, जो कि एक क्या है? दहनशील पदार्थ है। इसीलिए दारू को हम लोग क्या जला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, दहन के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? देखिए, दहन के लिए मुख्य बातें क्या है कि वो ज्वलनताप की प्राप्ति होना चाहिए। उस पदार्थ के लिए ज्वलनताप की प्राप्ति हो गया। दहन का पोषक पदार्थ वायु की उपस्थिति होना चाहिए, उसमें भी ऑक्सीजन का, और एक शर्त है कि वो दहनशील पदार्थ भी होना चाहिए, ज्वलनताप की प्राप्ति कर सके। तो दहन के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? हवा आवश्यक है। ईंधन तो चाहिए, ताप चाहिए, दाब नहीं चाहिए। दहन के लिए दाब की कोई आवश्यकता नहीं है दहन प्रक्रिया में। दहन का जो शर्त है, दहन का जो क्या है शर्त है, आप लोग जानते हैं क्या है? ज्वलनताप, ज्वलनताप। ठीक है, दाह्य पदार्थ जिसको हम ईंधन कहते हैं, दाह्य पदार्थ, और वायु, वायु में कौन सी वायु? O2। ये सभी शर्त है, ये सभी चाहिए, लेकिन दाब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, आग को बुझाया जा सकता है हवा और ईंधन के संपर्क को बंद करके। निश्चित रूप से अब आग जल रही है, उसको बुझाना है तो हवा का संपर्क तोड़िएगा, ईंधन का संपर्क तोड़िएगा, बंद हो जाएगा। हवा की आपूर्ति बंद करिएगा, फिर भी बंद हो जाएगा। ईंधन को हटा दीजिएगा, फिर भी बंद हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आग को बुझाने के लिए। ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? देखिए, जैसे मोमबत्ती का ज्वाला जो होता है, क्या होता है उसमें? इसका 3 क्षेत्र या 4 क्षेत्र होता है, आप जानते हैं। ऊपर में सबसे क्या होता है? बाह्य क्षेत्र होता है, ये हो गया मध्य क्षेत्र, और ये हो गया आपका काला क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है दीप्त क्षेत्र है, ये सबसे गर्म होता है। दीप्त क्षेत्र क्या होता है? सबसे गर्म होता है। और आपका ये क्षेत्र जो है अदीप्त क्षेत्र है, अदीप्त क्षेत्र ये सबसे क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, और ये दीप्त क्षेत्र से भी अधिक गर्मी कहाँ होता है? यहाँ पे होता है सबसे अधिक, ये बाह्य क्षेत्र में गर्मी होती है। तो ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र हो जाएगा अदीप्त क्षेत्र, प्रदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, अप्रदीप्त क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, यानी अदीप्त क्षेत्र क्या हो जाएगा? सबसे क्या हो जाएगा? ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं, हमने बताया पेट्रोलियम से क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन से विभिन्न प्रकार का क्या प्राप्त किया जाता है? प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा। तो ये बहुलक सब है। तो ये बहुलक क्या? कांच है, प्लास्टिक है, कंक्रीट है, पीरक, नौसी है। तो आपको हम बताएं पेट्रोलियम से क्या प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टिक। तो यह प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है। देखिए, ढलवा लोहा और एक होता है पिटवा लोहा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, ढलवा लोहा में पूछ रहा है, तो 4%, 0.5%, 10% या 0.10%। तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 4% होती है, कार्बन की मात्रा, जिससे लोहा की क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? देखिए, आयरन लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ये सब ऊष्मा और विद्युत का चालक है, सभी धातु हैं। लेकिन हम जानते हैं सबसे अधिक ऊष्मा का चालक, विद्युत का चालक कौन करता है? चांदी करता है, धातु में सबसे अधिक करता है। सभी धातुओं में से सबसे अधिक क्या करता है? चांदी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम का निष्कासन शुद्ध बॉक्साइट से, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइट। इसका निष्कासन किस विधि से किया जाता है? कार्बन के साथ गर्म करके, हाइड्रोजन के साथ गर्म करके, क्लोरीन के साथ गर्म करके, विद्युतीय अपघटन। देखिए, एल्युमिनियम जो है आपका क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, इसका 3 पॉजिटिव होता है।
तो जानते हैं जो धनात्मक जिस पर आयन रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम का निष्कासन जो होता है, निष्कर्षण जो होता है, क्या होता है, बॉक्साइट से विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेल मेटल यानी घंटी, बेल मेटल मतलब क्या, घंटी बनी होती है कॉपर जिंक से, कॉपर टिन से, कॉपर प्लस लोहा से। आप जानते हैं लोहा को पीटने पर 2 किलोमीटर तक या इससे अधिक तक क्या होता है, आवाज आता है, जो कि किसकी, घंटी की, जो कॉपर और टीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सल्फाइड अयस्क। देखिए सल्फाइड अयस्क से हमको क्या प्राप्त होता है, सल्फर, या इसी का एक और नाम है क्या, गंधक। इसका परमाणु संख्या होता है 16 और संकेत होता है S। ओके, तो इसको क्या, किस अयस्क का समाधान किस प्रकार किया जाता है, तो आप जानते हैं सल्फर को पानी में घोरिएगा, डालिएगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, झाग। पानी में विलय ये होने पर क्या करता है, झाग उत्पन्न करता है। और जब सल्फर का अयस्क क्या अशुद्धि है, गैंग है उसमें, तो उसको क्या करिए, पानी में मिला दीजिए, सभी झाग को अलग कर लीजिए और उसको फिर से हम लोग किस रूप में प्राप्त कर लेंगे, सल्फर रूप में। तो भर्जन, निष्कापन, गुरुत्व पृथक्करण द्वारा, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा क्या करेंगे, सल्फर के अयस्क के सल्फर को प्राप्त कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41, अयस्क से अवांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए अयस्क में जो अवांछनीय पदार्थ होता है उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिलाया जाता है कि अयस्क का अवांछनीय पदार्थ, द्रावक मिला देंगे तो अयस्क पिघल जाएगा और सभी अवांछनीय पदार्थ को क्या हम हटा सकते हैं। तो अयस्क से अवांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, गैंग, द्रावक, धातुमल या दुर्गलनीय पदार्थ। गलनीय पदार्थ ही मिलाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रावक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है। देखिए ये जो है आपका किसका है, सीसा का है। और सीसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। संकेत होता है पीबी, प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम से लिया जाता है। तो गैलेना किसका अयस्क है, कॉपर, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, लेड का हो जाता है। ये लेड मतलब सीसा का क्या है, ये अयस्क है गैलेना। निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम वर्तमान है। ऐसा मिश्र धातु बताइए जिसमें एल्युमिनियम है। क्या वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है। ये मैग्नीशियम जो है इसमें एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने में। आयरन का प्रधान अयस्क कौन है। देखिए लोहा का क्या होता है आपका, मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, ये सब क्या है, लौह अयस्क है जिससे हमको लोहा प्राप्त होता है। तो हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉलेराइट, क्रायोलाइट। तो हेमेटाइट क्या हो जाएगा, आयरन का प्रधान अयस्क हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन, निष्पादन, प्रदार्वन और सौंदर्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रद्रावन। काहे कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरण कर उसको क्या कहते हैं, अलग करते हैं धातु को, तो वो क्या, प्रद्रावन कहलाती है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। देखिए पूछ रहा है कौन अधातु है, हीरा, मरकरी, बेरियम, कैल्शियम। तो अधातु हीरा है और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। मरकरी ये पारा है, ठीक है, Hg ये आपका निश्चित रूप से क्या है, धातु है। और धातु ऐसा है जो क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये द्रव अवस्था में, नहीं तो सभी धातुएं ठोस होती है, गैस में एक भी नहीं है। और एक मरकरी जो है इसको पारा भी बोला जाता है, ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बेरियम धातु है, Ba इसका सिंबल होता है, कैल्शियम का Ca होता है, ये भी क्या है, धातु है। लेकिन हीरा जो है क्या है, एक अधातु है, कार्बन का अपर रूप। निम्नलिखित में कौन तन्य नहीं है। देखिए तन्यता जो होता है, तन्यता, ये हम इसको क्या बोलते हैं, खींचना। एक प्रकार से ये समझ में आता होगा कि जब किसी पदार्थ को हम खींच के क्या करते हैं, लंबा कर देते हैं, जितना वो खींचने के बाद पतला लंबा होते जाता है वो उतना अधिक तन्य होती है।
और ये गुण धातु में ही होता है। ये गुण किसमें होता है? धातु में ही होता है, तन्यता। और धातु में ये गुण नहीं होता। धातु को हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, चादर की तरह उसको हम क्या फैला भी नहीं सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के लंबा तार जैसा बना सकते हैं। लेकिन धातु को ऐसा किया जा सकता है। तो तन होगा सोना, चांदी, तांबा, कार्बन। सबसे यदि देखिए चांदी भी तन है, तांबा भी है, कार्बन तो धातु है, ये हो ही नहीं सकता, वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जो तन है वो सोना होता है। लेकिन ये पूछ रहा है तन नहीं है, तो कार्बन सही आंसर हो जाएगा, ये तन नहीं है। सबसे अधिक तन्यता किसमें होती है? सोना में होती है, याद रखिएगा, सबसे अधिक तन्यता सोना में होती है। और 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर तक खींचकर हम ले जा सकते हैं, 2 किलोमीटर तक खींचकर ले जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता सोना में भी होती है, सोना में ही होती है। लेकिन तन्य नहीं है तो कार्बन तन्य नहीं है, और धातु है, इसको पीटेंगे चूर चूर हो जाएगा, ये भंगुर होता है। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय है? देखिए सक्रियता श्रेणी में आपको सबसे ऊपर नजर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, और सबसे नीचे में आ जाता है आपका कौन? Au, Ag, कॉपर, फिर हाइड्रोजन, और यहाँ प्लेटिनम भी आ जाता है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, तो सोडियम ऑप्शन में है, ये हो जाएगा सोडियम, कॉपर, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम Na ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो होती है सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सबसे कम सक्रिय है? देखिए सबसे नीचे में आप हाइड्रोजन के नीचे जाइए, सबसे कम चांदी, जस्ता, आयरन, कॉपर। तो चांदी, कॉपर, आयरन, तो सबसे कम सक्रिय आपको हम बताएं कॉपर होता है हाइड्रोजन के नीचे, फिर सोना, प्लेटिनम, ये सब प्लेटिनम सबसे कम है, उससे थोड़ा कम है कौन? सोना, और सोना के बाद चांदी आता है, और चांदी के बाद क्या आता है? कॉपर आता है। तो इनमें कौन सबसे अधिक सक्रिय है, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे ऊपर में क्या है? ये तो हो चुका है। इनमें कौन सबसे कम सक्रिय है? चांदी, जस्ता, आयरन, कॉपर। तो इसमें हो जाएगा चांदी जो है क्या है? सबसे कम सक्रिय है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन धातु तनु हाइड्रो क्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। तनु में जल की मात्रा अधिक होती है और सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम होती है। तो बोल रहा है कि कौन जो है धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो H से जो अधिक सक्रियता होगा, H हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा वही उसको विस्थापित कर पाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे होगा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ये सब क्या है? कम सक्रिय है। ये क्या है? कम सक्रिय है। हाइड्रोजन से नीचे क्या है? कम सक्रिय है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कम सक्रिय है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर का ये है आपका कौन है? जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। हाइड्रोजन से नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में कौन? कॉपर। तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा, क्योंकि उससे कम क्रियाशील है, अर्थात 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के समूह को लेकर हम आते हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट को लेकर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। और यदि आप वीडियो को सही तरीका से देखते हैं तो निश्चित आपको वीडियो पसंद आएगा, आप समझ में आएगा, आपको याद भी होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की या कंपटीशन की, तो निश्चित ये वीडियो आपको फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।